नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा हम स्टैटिक जीके को भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं सारणी पर, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें हम तो खेल से 6 क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, स्थान से 7 क्वेश्चन है, पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 4 है और रक्षा से भी 4 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो 1 क्वेश्चन है और विविध से 9 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखेंगे। ए है ट्रीसा जोली, बी है पीवी सिंधु, सी है गायत्री गोपीचंद और डी है वू लुओ यू। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बात की जाए 2024 का समापन हो चुका है और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु और इनके द्वारा सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो कि 2024 में हुआ है, अभी इसमें महिला एकल का खिताब जीता गया है। चलिए नज़र डाल लेते हैं एक बार इस टूर्नामेंट के बारे में। यह भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसके आयोजन की बात की जाए तो प्रतिवर्ष लखनऊ का जो ग्राउंड है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम, उसमें किया जाता है। तो स्टैटिक जीके का भी सवाल बन जाता है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में किया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। पीवी सिंधु की बात की जाए तो इन्होंने चाइना की वू लुओ यू को हरा करके महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। जबकि महिला युगल की बात करें दोस्तों तो इसमें गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली, जो कि ये भी भारतीय खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा महिला युगल का खिताब जीता गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए है जिया हेंग जेसन तेहे, बी है ध्रुव कपिला, सी है लक्ष्य सेन और डी है हुआंग डी। तो पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो ये भी अपने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन द्वारा जीता गया है। लक्ष्य सेन की बात की जाए तो इन्होंने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेहे को हरा करके पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। जबकि पुरुष युगल की बात करें हम तो पुरुष युगल में ये चाइना की जोड़ी ने जीता है, हुआंग डी और लियू यांग ने। पुरुष युगल में चाइना ने जीता है और मिश्रित युगल की बात करें तो इसमें थाईलैंड की टीम ने ये जीत हासिल की है। थाईलैंड के डेचापोल पुआरा नुक्रोह और सुपियारा पेवसप्रान, इनके द्वारा ये टूर्नामेंट का मिश्रित युगल खिताब जीता गया है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए है मैग्नस कार्लसन, बी है सात्विक स्वेन, सी है दिविथ रेड्डी और डी है जिमिंग गुओ। तो अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप की बात करें दोस्तों तो इसमें भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, दिविथ रेड्डी ने। 8 वर्ष के खिलाड़ी हैं ये बच्चा, जो कि तेलंगाना के हैं, तेलंगाना निवासी हैं और इनके द्वारा कहां पर आयोजित किया जा रहा था इस टूर्नामेंट का आयोजन? इटली के मोंट सिल्वानो में। इटली के मोंट सिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें गोल्ड मेडल की बात की जाए तो भारत का जो दिविथ रेड्डी है इनके द्वारा जीता गया है। जबकि सिल्वर मेडल की बात करें तो सात्विक स्वेन ने सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में डोप टेस्ट से इनकार करने पर नाडा ने किसे 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, यानी कि बैन लगा दिया है? ए है बजरंग पूनिया, बी है योगेश्वर दत्त, सी है गीता फोगाट और डी है सुशील कुमार। तो डोप टेस्ट से देने से इनकार कर दिया था अपने बजरंग पूनिया ने और इस वजह से नाडा ने इनको ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है नाडा, इन्होंने डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था। किसने? बजरंग पूनिया ने। इस वजह से 4 साल का इनको ऊपर बैन लगा दिया है। कुश्ती खिलाड़ी हैं ये। ठीक है? आगे देखेंगे। हाल ही में प्रथम विश्व पैरा पूम से ताइक्वांडो चैंपियनशिप में
किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? ए है अंजलि श्रीवास्तव, बी है मीनाक्षी जोशी, सी है सौम्या चक्रवर्ती और डी है रिंचेन युडाल। तो ये प्रथम विश्व पैरा पूम से ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी, पहली बार इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें भारतीय रिंचेन युडाल ने इसमें कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने किस ग्रैंड प्रिक्स में अपनी लगातार चौथी फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है? ए है लारा वेगास ग्रांड प्रिक्स, बी है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, सी है इटालियन ग्रां प्रिक्स और डी है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो लगातार चौथी बार जो जीते हैं वो कौन जीते हैं? लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स का ये लगातार चौथी बार मैक्स वेरस्टेपन ने ये खिताब अपने नाम किया है। और ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं, ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा लगातार चौथी बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती गई है। कौन सी? लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स। क्लियर है? आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है अर्जेंटीना, बी है पेरू, सी है फ्रांस और डी है ब्राजील। तो दिनेश भाटिया को भारत का जो नया राजदूत किया गया है, नियुक्त किया गया है, वो ब्राजील देश का किया गया है। दिनेश भाटिया जी की बात करें दोस्तों तो 1992 बैच के ये आईएफएस अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी हैं और इनके पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव है और इन्होंने कई देशों में सेवा की है भारत की तरफ से, भारत तथा विदेश में विभिन्न प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। इनकी बात की जाए वर्तमान भूमिका की तो अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में ये 2019 से 24 तक इनका ये कार्यकाल था। इस दौरान बीच में ये 2022 में उरुग्वे और पैराग्वे में भी नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो अभी ब्राजील का इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए है सौरव गांगुली, बी है ग्रेग बार्केल, सी है एन श्रीनिवासन और डी है जय शाह। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बात करें दोस्तों तो इसका जो अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? जय शाह। अपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ये बेटे हैं और इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये सबसे युवा हैं अब तक के, मात्र 36 साल के हैं और आईसीसी की सबसे युवा चेयरमैन हैं। इनसे पहले 2006 में साउथ अफ्रीका के कौन थे? पर्सी सोन, जो कि 56 साल के थे, 56 साल की उम्र में सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे। और अभी भारत के जय शाह जो कि 36 साल की उम्र में आईसीसी के युवा चेयरमैन बने हैं। अभी तक 15 चेयरमैन बने जिनकी उम्र 55 साल से अधिक रहा है। इससे पहले बात की जाए दोस्तों भारतीय अध्यक्ष की, यानी कि भारत के जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन जो कि आईसीसी में अध्यक्ष बने हैं वो कौन कौन बने हैं? जगमोहन डालमिया साहब, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। और ये भारत के 5वें नंबर के हैं और सबसे युवा जो चेयरमैन बने हैं वो अब तक के आईसीसी के वो जय शाह बने हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में
एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए है शक्तिकांत दास, बी है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, सी है मासातसुगु अस्कावा और डी है मासातो कांडा। तो एशियाई विकास बैंक की बात करें दोस्तों तो इसका भी नया अध्यक्ष चुना गया, वो किसे चुना गया है? मासातो कांडा को। जापान के हैं ये मासातो कांडा, और इनको एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा सर्वसहमति से 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और वे फरवरी 2025 में अपना पदभार संभालने वाले हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में, और इसके मुख्यालय की बात करें हम तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए है अनिल कुमार शर्मा, बी है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, सी है डॉक्टर समीर वी कामत और डी है एस सोमनाथ। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किसे किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी साहब को। ब्रह्मोस एरोस्पेस की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त एरोस्पेस और रक्षा निगम है, और इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है, और यह क्रूज मिसाइलों का निर्माण करता है। किन मिसाइलों का निर्माण करता है? ये जो क्रूज मिसाइल होती है उसका निर्माण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो भारत का जो एजेंसी है डीआरडीओ, और इसके साथ जो रूस की है एनपीओ मशीनो स्ट्रोनेजिया, इनके बीच संयुक्त उद्यम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? नई दिल्ली में। क्लियर है? आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? ए है श्रीनगर, बी है कोलकाता, सी ऑप्शन है लेह और डी है पटना। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन की बात करें हम तो कहां पर? लेह में। लेह में स्थापित किया गया है, और इसके निर्माण की बात करें तो अमारा राजा इंफ्रा द्वारा एनटीपीसी लिमिटेड के लिए लेह लद्दाख में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन की स्थापना की गई है। एनटीपीसी को सौंपा गया है, और इसका निर्माण किसने किया है? अमारा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर ने। ठीक है, और लेह में है ना, लेह लद्दाख में। हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए है चेन्नई, बी है कोलकाता, सी है नई दिल्ली और डी है मुंबई। तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन की WMTC की बात करें हम तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? चेन्नई में। कब से कब तक? 4 से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का, जो कि चेन्नई के लीला पैलेस में किया जा रहा है। कहां पर? लीला पैलेस में। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स चेन्नई द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया है? राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है मेघालय। तो राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी की बात करें दोस्तों तो कहां पर? बिहार में। और बिहार में भी कहां पर? पटना में। पटना स्थित ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में 150 से अधिक डाक टिकट संग्रहता भाग ले रहे हैं, जो कि 20,000 से अधिक डाक टिकटों का प्रदर्शन करने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादकों को समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है? ए है मणिपुर, बी है नागालैंड, सी है सिक्किम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी जो उत्पादक है उसको समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है? वो किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश सरकार और जो ITBP है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उसके द्वारा ये एक MOU हुआ है, और इसमें जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है, जो ITBP फोर्स है, उसको जो खाद्य सामग्री है जैसे कि फल सब्जी मांस वगैरह जिनकी भी आपूर्ति की जाएगी वो अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। इससे क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो निवासी हैं उनका अपने जो फोर्स है उसमें
बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा एक नया जिला घोषित किया है? ए है प्रयाग कुंभ मेला, बी है वाराणसी कुंभ मेला, डी है महाकुंभ मेला और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जिला घोषित किया है, वो कौन सा किया है? महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो पहले 75 जिले पड़ते थे, अब कितने हो गए हैं? 76 जिले हो गए हैं। और जो 76वां जिला बना है वो कौन सा बना है? महाकुंभ मेला। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में अखिल भारतीय महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का कहां शुरू हुआ है? ए है भुवनेश्वर, बी है जयपुर, सी है पुणे और डी है हैदराबाद। अखिल भारतीय महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की बात करें तो कहां पर? भुवनेश्वर में। और इसकी शुरुआत की बात करें तो केंद्रीय अपने गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक की बात की जाए तो आईजी जो होते हैं, उनका 59वें नंबर का 59वें नंबर का अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। ये 3 दिवसीय ये सम्मेलन चलने वाला है, जो कि 29 से 1 दिसंबर तक ये समाप्त हो गया। 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। और इस सम्मेलन में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 शुरू किया गया है? ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है? उत्तराखंड के देहरादून में। पुष्कर सिंह धामी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं अपने उत्तराखंड के, उनके द्वारा खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। पुरस्कार से संबंधित सवाल है भी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। ए है पुष्पा 2, बी है घरत गणपति, सी है लंपन और डी है टॉक्सिक। तो किसने जीता है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार? टॉक्सिक। ठीक है, और इस 55वें नंबर का था, ये ना कौन से नंबर का? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें 2024 की, तो इसका समापन समारोह कहाँ हुआ था? गोवा के पणजी में हुआ था। और जो ये टॉक्सिक फिल्म है, जिसके जो निदेशक हैं वो कौन है? डायरेक्टर शोले ब्लू वाइट। और इनके जो फिल्म है ये टॉक्सिक, इनको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बिहार मंडप को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है ब्रोंज, बी है सिल्वर, डी है सी है गोल्ड और डी है प्लेटिनियम। तो 43वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यानी कि गोल्ड मेडल मिला है, वो किसे मिला है? बिहार को मिला है। ठीक है, और बिहार मंडप को उसके असाधारण डिजाइन, विश्वगत प्रस्तुति के प्रदर्शन के लिए कौन से नंबर का? 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इस मेले में लगभग 3500 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया था, जिनमें 9 विदेशी प्रदर्शक थे और साथ ही 33 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से 33 राज्य केंद्र शासित जो भारत के हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा 9 विदेशी प्रदर्शकों ने इसमें भाग लिया था। लगभग यानी कि 3500 प्रदर्शकों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है विक्की कौशल, बी है वरुण धवन, सी है विक्रांत मैसी और डी है सिद्धार्थ मल्होत्रा। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, वो किसे चुना गया है? विक्रांत मैसी को।
और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया, जो कि 55वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय संगठन को OPCW द हैग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ए है भारतीय रासायनिक परिषद, बी है भारतीय उद्योग संघ, सी है भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स और डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि OPCW द हैग पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है? भारतीय रासायनिक परिषद को। और इस सम्मेलन का आयोजन की बात करें दोस्तों तो कहां पर? हेग नीदरलैंड में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि संस्करण की बात करें तो कौन सा था? 29वां ये संस्करण था। और अपने इस भारतीय रासायनिक परिषद के महानिदेशक की बात करें तो डी सोथी सेल्वम इसके महानिदेशक हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, रक्षा से संबंधित सवाल अभी। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है? अग्नि वॉरियर 2024 किस भारतीय राज्य में हुआ है? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो अग्नि वॉरियर जो है वो भारत और सिंगापुर की जो सेना है उनके बीच द्विपक्षीय अभ्यास होता है। और इसका आयोजन की बात करें तो ये इसका आयोजन कहां किया गया था? महाराष्ट्र में। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर? देवलाली। कहां पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। 3 दिवसीय जो अभ्यास था 28 से 30 नवंबर तक चला था, इसका आयोजन किया गया था। और एक कौन से नंबर का संस्करण था? 13वें नंबर का संस्करण। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 13वें नंबर का संस्करण जो हुआ था अग्नि वॉरियर, उसका आयोजन कहां किया गया था? तो देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत और मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो या हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए है बेंटोंग कैंप, बी है जैसलमेर, सी है कुआलालंपुर और डी है जोहर बाहरू। तो हरिमाऊ, पहली बात तो बात की जाए, हरिमाऊ शक्ति का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया जाता है? तो भारत और मलेशिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, इन दोनों देशों के बीच किया जाता है। ठीक है, और कौन सा संस्करण था ये? चौथे नंबर का संस्करण था। और इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? बेंटोंग कैंप में। बेंटोंग कैंप में यह अभ्यास मलेशिया के बेंटोंग कैंप में 2 से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। और ये संस्करण कौन सा है? चौथे नंबर का संस्करण है। जो पिछला संस्करण हुआ था वो अपने देश भारत में हुआ था। कहां पर? मेघालय में, मेघालय के उमरोई में। उमरोई जो छावनी पड़ती है वहां पर ही इसका संस्करण 3रे नंबर का संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स 1 का उद्घाटन किया गया है? ए है चिली, बी है कनाडा, सी है क्यूबा और डी है कंबोडिया। तो किस देश के बीच सिनबैक्स का जो अभ्यास का आयोजन किया जाता है, टेबल टॉप अभ्यास, वो किन 2 देशों के बीच किया जाता है? भारत और कंबोडिया के बीच। क्लियर? भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स 1 का आयोजन फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आपसे एग्जाम में स्टैटिक जीके का भी सवाल बन सकता है कि फॉरेन ट्रेनिंग नोड कहां है ये? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, और सिनबैक्स की बात की जाए तो सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत ने किससे K4 पनडुब्बी लॉन्च परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए है INS अरिहंत, बी है INS अरिघात, सी है INS विक्रांत और डी है INS अरिदमन। तो K4 पनडुब्बी का जो लॉन्च किया है परमाणु मिसाइल वो किससे किया है? INS अरिघात पनडुब्बी से। ठीक है, आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? यानी कि जो 2028 में जो लॉन्च होगा शुक्र मिशन,
उसके नाम की घोषणा हो गई है। उसका नाम पूछा गया है, क्या है? ए है आदित्ययान, बी है शुक्रयान, सी है मंगलयान और डी है चंद्रयान। तो कौन सा है? शुक्रयान। शुक्र मिशन है और उसका नाम की घोषणा भी हो गई है, जो कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा भारत सरकार द्वारा, और इसका नाम क्या है? शुक्रयान। भारत सरकार ने इसरो को शुक्रयान नामक अपना अगला वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी बचे हुए क्वेश्चन विविध से हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान को किन 2 भाषाओं में जारी किया है? ए है हिंदी और पंजाबी, बी है बंगाली और उर्दू, सी है मैथिली और संस्कृत और डी है तमिल और तेलुगु। तो अभी 26 नवंबर को जो संविधान दिवस था, उस पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान का जो संविधान लिखा हुआ है उसको 2 भाषाओं में और लॉन्च किया है। वो किसमें? तमिल और तेलुगु में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, तमिल और तेलुगु। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय अभियान है बाल विवाह मुक्त भारत, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ए है निर्मला सीतारमण, बी है अन्नपूर्णा देवी, सी है गिरिराज सिंह और डी है पीयूष गोयल। तो किसने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी। कौन है अन्नपूर्णा देवी? बाल एवं महिला विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी। इनके द्वारा नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया है। क्या उद्देश्य है? देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना ही इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया है? ए है संयुक्त राष्ट्र, बी है गेट्स फाउंडेशन, सी है भारत सरकार और डी है ऑक्सफोर्ड सैद बिजनेस स्कूल। तो किसने किया है? अपने भारत सरकार ने। ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत के प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को मान्यता दी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और ये भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में घरचोला को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य की पारंपरिक साड़ी है? ए है सिक्किम, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। स्टैटिक जीके का सवाल बन सकता है कि घरचोला क्या है, शब्दावली में भी आ सकता है। तो क्या है? ये एक प्रकार की साड़ी है जिसको अभी भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय दूतावास का नया कार्यालय कहां खुला है? ए है सिडनी, बी है पेरू, सी है रोम और डी है बर्लिन। तो भारतीय दूतावास का जो नया कार्यालय खोला है वो कहां खोला है? रोम में खोला है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जो ऑफिसर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार द्वारा जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? ए है विद्या, बी है सखा, सी है सारथी और डी है एकलव्य। तो कौन सा है? एकलव्य। यानी कि भारतीय सेना में जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया भारत सरकार ने, वो कौन सा है? एकलव्य। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिमी बंगाल,
सी है उत्तराखंड और डी है तमिलनाडु। तो यूनेस्को द्वारा शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल किसे घोषित किया गया है? वेस्ट बंगाल को, पश्चिमी बंगाल को। ठीक है, यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। इस वजह से यूनेस्को ने टॉप डेस्टिनेशन के रूप में भारत का जो शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया, वो किसे किया है? पश्चिमी बंगाल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कराईकल और महाबलीपुरम के बीच कौन सा चक्रवात तूफान टकराया है? ए है वर्दा, बी है अम्फान, सी है निवार और डी है फेंगल। तो कराईकल और महाबलीपुरम की बात की जाए तो अभी चक्रवात तूफान आया था, कौन सा आया था? फेंगल। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ए है राजकुमार राव, बी है अक्षय कुमार, सी है पंकज त्रिपाठी और डी है विक्रांत मैसी। तो कौन है? पंकज त्रिपाठी। इनको मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।